आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छे और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को धारा 80 और धारा 143 को लेकर के। तो आज हम इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि धारा 80 क्या है, धारा 143 क्या है, दोनों में अंतर क्या है, धारा 80 से जुड़े या जमीन के आवासी होने से जुड़े हर एक सवाल पर आज हम बात करने वाले हैं। आपके उससे जुड़े हर प्रश्न का उत्तर आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, मैं विमल कृष्ण साहू गोल्डन गोल्ड प्रॉपर्टीज से आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में, जहां हम प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े हर सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं सही जानकारी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप रियल एस्टेट से जुड़ी हर जानकारी को अपने पास सही तरीके से चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो सामने आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा जो आज के वीडियो का टॉपिक है, जिसमें आज हम आपको धारा 80 और धारा 143 और जमीन के आवासी या उसके बदलाव होने के जितने भी कारण हैं उस पे किन किन तरीके से चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आप देखिए आपके चार्ट में सबसे पहला सवाल जो आज हम लेने वाले हैं वो ये कि धारा 143 क्या है और धारा 80 क्या है। दूसरा सवाल जो आज हम लेने वाले हैं कि धारा 143 और धारा 80 में अंतर क्या है। तीसरा सवाल आज का होगा कि धारा 80 कब कराई जाती है। चौथा सवाल होगा धारा 80 कराने के फायदे क्या क्या है। पांचवा सवाल होगा कि धारा 80 व धारा 143 की जमीनें अगर SC ST वर्ग के लोगों की है तो उसको सामान्य वर्ग के लोग खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। छठवां सवाल आज का जो है कि धारा 80 या धारा 143 कौन करा सकता है और किस तरह की जमीनों का धारा 80 या धारा 143 कराया जा सकता है। सातवां सवाल कि धारा 80 या धारा 143 कराने में क्या समय लगता है, कितना खर्च आता है इसको कराने में। आठवां सवाल कि धारा 80 कराने के बाद धारा 80 रद्द कैसे हो जाता है, कब हो जाता है। और नौवां सवाल आज का है कि धारा 80 या धारा 143 वाली जमीन की दाखिल खारिज क्यों नहीं होती है। तो ये 9 सवाल जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहे थे, इन 9 सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल कि धारा 143 और धारा 80 क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि धारा 143 क्या है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 143 में ये बताया गया कि यदि आप अपनी जमीन का उपयोग कृषि या कृषि कार्यों के अतिरिक्त किसी भी चीज के लिए करना चाहते हैं तो आपको अपनी जमीन को धारा 143 में बदलना होगा, धारा 143 कराना होगा उस जमीन का। यानी खेती या खेती के अतिरिक्त कोई भी कार्य, जैसे आप उस पर कोई मार्केट बनाना चाहते हैं, आप उस पर कोई विद्यालय खोलना चाहते हैं, आप उस पर कोई और कार्य करना चाहते हैं, किसी प्रकार का मकान बनाना चाहते हैं, कोई भी अन्य कार्य जो खेती या खेती से जुड़ा हुआ ना हो, कोई भी ऐसा कार्य अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको धारा 143 में अपनी भूमि का बदलाव कराना होगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में यह बात स्पष्ट करी गई कि आपको खेती के अतिरिक्त अपनी जमीन का अगर प्रयोग करना है तो आपको अपनी जमीन का प्रकार चेंज कराना पड़ेगा। इस व्यवस्था में कुछ संशोधन किए गए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम 2006 में, जिसे 2015 में लागू किया गया और इसे अमेंड किया गया, इसके अमेंडमेंट के तहत इसे लागू किया गया और अब इसमें कुछ नए नियम और कुछ सुविधाएं और भी बढ़ा दी गई और इसका नाम बदल करके धारा 80 कर दिया गया। यानी जिस प्रक्रिया को हम पहले धारा 143 में कराया करते थे, अब उसी भूमि प्रकार को चेंज कराने के लिए 2015 से धारा 80 का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें और भी कई तरह की सुविधाएं और भी कई तरह के नियम को बढ़ा दिया गया, जिससे कि कई लोगों को बहुत सारे फायदे हुए। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज या विकास प्राधिकरण को कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण करने या उसका इस्तेमाल करने में बहुत सारी सुविधाओं को उनको देना पड़ा या उनको उस तरह की सुविधाएं प्राप्त होने लगी।
तो यहाँ ये बात एकदम स्पष्ट है कि धारा 143 को अब धारा 80 के नाम से जाना जाता है, यानी धारा 143 और धारा 80 दोनों एक ही है। धारा 80 धारा 143 का अमेंडमेंट रूप है, यानी उसका बदला हुआ रूप है, जिसमें और भी अधिक सुविधाएं लोगों को मिली, और भी अधिक नियम और भी अधिक उनको चीजें वहां पे प्राप्त हुई। तो धारा 80 और धारा 143 दोनों एक ही प्रकार की चीज है। आप पहले उसको धारा 143 कहते थे, आज की डेट में लेकिन अगर किसी को भी अपनी भूमि का प्रकार चेंज करवाना है तो उसे धारा 80 के नियमों का पालन करना होगा, और धारा 80 के नियमों के तहत ही उसे अपनी भूमि का प्रकार बदलवाना होगा। तो पहले सवाल के जवाब में आपको यहाँ पे दो बातें बहुत ही स्पष्ट हो गई हैं कि धारा 80 और धारा 143 दोनों एक ही हैं, और धारा 80 और धारा 143 में क्या अंतर है, दोनों बातों को यहाँ पहले सवाल में मैंने क्लियर किया। चलिए बढ़ते हैं अब आज के दूसरे सवाल की ओर। आज का हमारा अगला सवाल है कि धारा 80 आप किस जमीन का करवा सकते हैं। तो कोई भी ऐसी जमीन जिसका प्रयोग अब आप कृषि कार्यों के लिए नहीं करना चाहते हैं, यानी कृषि या कृषि से जुड़े कार्यों के अतिरिक्त अगर आप अपनी जमीन का प्रयोग करते हैं तो आपको उस जमीन का धारा 80 कराना अनिवार्य हो जाता है, ताकि वह जमीन अब राजस्व से मुक्त हो जाए और अब आप उसका इस्तेमाल किसी भी अन्य कार्यों के लिए, जैसे मकान बनाना, मार्केट बनाना, हॉस्पिटल बनाना, किसी प्रकार के शिक्षण संस्थान को वहां स्थापित करना, इस प्रकार के कार्यों के लिए आप उस जमीन का इस्तेमाल कर सकें। आज का अगला सवाल कि धारा 80 कब करवाई जाती है, तो इसका जवाब भी वही होगा कि धारा 80 किस जमीन का आप करवा सकते हैं। ठीक वैसे ही हमने इसका भी जवाब यही होगा कि किसी भी जमीन का जिस पर आप खेती या उससे जुड़े कार्यों को नहीं करना चाहते हैं, तो आप उस जमीन का धारा 80 करवा सकते हैं, उसका भूमि का प्रयोग बदलवा सकते हैं। तो कि कब आप, जब भी आपको ऐसा लगे कि अब मेरी जमीन कृषि योग्य नहीं है या मुझे उस पर किसी और प्रकार का कार्य करना है, तो आप अपनी जमीन के भूमि प्रकार को धारा 80 में बदलवा सकते हैं और उसका प्रयोग अन्य कार्यों के लिए कर सकते हैं। आज का अगला सवाल जो सबसे मुख्य सवालों में से एक है आज की इस कंप्लीट वीडियो में, ये दूसरा सबसे प्रमुख सवाल होगा कि धारा 80 की जमीनों को कौन खरीद सकता है, और अगर वह जमीन SC या ST वर्ग से जुड़ी हुई है तो भी क्या उसे खरीदा जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में अब उस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं कि धारा 80 की जमीनें कौन खरीद सकता है। कोई भी ऐसी जमीन जिसका भूमि का प्रकार बदलाया जा चुका है, जिस पर धारा 80 या धारा 143 कराई जा चुकी है, उस जमीन को किसी भी वर्ग का व्यक्ति खरीद या बेच सकता है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई रुकावट, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा रखा, क्योंकि जब भी आप किसी जमीन का धारा 80 या 143 करवा लेते हैं तो वो जमीन आपकी राजस्व से मुक्त हो जाती है, और अब ऐसी स्थिति में आपकी जमीन का प्रयोग कृषि या उसके कार्यों के लिए नहीं होता, उसका प्रयोग किसी भी कमर्शियल या किसी भी आवासीय या किसी भी अन्य ऐसे कार्य जिसका खेती या उससे जुड़े किसी भी कार्य से संबंध नहीं होता है उसके लिए किया जाता है। तो ऐसी जमीनों का खरीद या बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो यानी कि अगर वह जमीन किसी SC या ST वर्ग की है लेकिन उसका धारा 80 कराया जा चुका है, तो ऐसी जमीन की भी खरीद और बिक्री किसी भी वर्ग का व्यक्ति, चाहे वह सामान्य हो या किसी अन्य वर्ग से हो, उसको आसानी से खरीद और बेच सकता है। आज का अगला सवाल कि धारा 80 कौन करवा सकता है और धारा 80 कराने की प्रक्रिया क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी भूमि पर मालिकाना हक रखता है, जो खतौनी में यानी कि जमीन के कागजात में जिसका नाम संक्रमणीय भूमि के तौर पे दर्ज है, और खतौनी में ये दर्ज है कि उसकी फलानी फलानी तरह से जमीन इतने रकबे की इस तरीके से है, वह व्यक्ति अपनी जमीन का भूमि उपयोग धारा 80 में बदला सकता है, यानी अपनी जमीन की धारा 80 वो करा सकता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास मालिकाना हक है, जो अपनी जमीन पर खेती करता है, वो इस प्रकार से अपनी जमीन का धारा 80 करवा सकता है। धारा 80 कराने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। धारा 80 कराने के लिए धारा 80 कराने वाला व्यक्ति सबसे पहले तो बालिग होना चाहिए, यानी उसकी उम्र भारतीय संविधान के अनुसार जो समय सीमा बालिग की तय करी गई है वो समय
अवधि उसकी वो उम्र होनी चाहिए। दूसरा, उसके पास उसकी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे कोई सरकारी कागजात, आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए। जमीन के पूरे कागजात होने चाहिए, खतौनी होनी चाहिए, पेपर्स होने चाहिए जिसपे उसका नाम अच्छे तरीके से दर्ज हो या जमीन के उसके पेपर वैलिड हो, ये पेपर उसके पास होने चाहिए। और उसको अपनी तहसील में, तहसीलदार के पास, तहसील में एसडीएम साहब को एक आवेदन के माध्यम से यह बताना होगा कि वह किन किन कारणों से अपनी जमीन का भूमि उपयोग बदलाना चाहता है, या वो किस प्रकार से इसको किन कारणों से कैसे बदलाव के तौर पे देखना चाहता है, करना चाहता है। ये पूरे कारण के साथ एक प्रार्थना पत्र एसडीएम को उसे देना होता है और वह अपनी भूमि के प्रकार को बदला सकता है, यानी अपनी जमीन का धारा 80 आसानी से करवा सकता है। धारा 80 का आवेदन देते वक्त जो कारण आप देते हैं उसमें कई कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि खेती की जमीन का किसी अन्य प्रकार से उपयोग मालिक करना चाहता है, यानी उस पे खेती नहीं करना चाहता है, उस पे कोई विद्यालय बनाना चाहता है या कोई उसे मार्केट बनाना चाहता है, तो व्यक्ति अपनी जमीन का धारा 80 करवा लेता है या करवाने के लिए आवेदन करता है। कई बार ऐसा होता है कि अपनी जमीन को चकबंदी से बचाने के लिए वह जमीन का धारा 80 करवाता है, ताकि उसकी जमीन जो है वो कई बार मौके की जमीन होती है, रोड के किनारे की जमीन होती है, या ऐसी कोई जमीन होती है जिसे व्यक्ति चाहता है कि ये मेरे पास ही रहे, वो भावनात्मक तौर पे उस जमीन से जुड़ा होता है या उसको उस जमीन के अन्य कोई फायदे दिख रहे होते हैं, तो वह अपनी जमीन को नहीं चाहता है कि उस पे चकबंदी हो या उसका बदलाव हो, तो वह उसका धारा 80 करवा लेता है, जिससे कि वो चकबंदी से पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सरकारी प्रोजेक्ट आने वाला है, तो वह अपनी जमीन का धारा 80 करवा लेते हैं, जिससे कि जब उनकी जमीन मुआवजे में आए तो उनको जो है सामान्य जमीनों से कई अधिक गुना मुआवजा मिलता है धारा 80 करवा लेने से। तो वो अपनी जमीन को इस कारण से भी कई लोग धारा 80 करवाते हैं। या कई बार उनकी रोड की जमीन होती है, मौके की जमीन होती है, मार्केट बनाने लायक जमीन होती है, तो वो उसको जो है धारा 80 करवा लेते हैं। एक कारण और भी होता है कि जहां पे पहले खेती हुआ करती थी, आज की डेट में वहां आवासीय गतिविधि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोग वहां रहना ज्यादा शुरू कर दिए हैं। अब उन जमीनों पे खेती करना संभव नहीं है, इस कारण से भी व्यक्ति अपनी जमीन का धारा 80 करवाता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो आप अपने आवेदन में दे सकते हैं, जिसके तहत आप जो है अपनी जमीन को धारा 80 में बदल सकते हैं। आज का अगला सवाल कि धारा 80 करवाने में क्या खर्च आ सकता है। तो धारा 80 करवाने के लिए जो भी खर्च आता है, उस खर्चे में सबसे पहले तो देखिए क्या होता है कि आप किसी भी जमीन को, अगर उसका किसी भी जमीन का धारा 80 करवाते हो, उसमें 2% का एक खर्च आता है, जिसमें 1% आपका स्टैंप होता है और 1% आपका चालान या डीडी के माध्यम से शुल्क जमा होता है। क्योंकि जब आप किसी जमीन का धारा 80 करवा लेते हैं तो वह जमीन राजस्व से मुक्त हो जाती है, अब उस पर खेती नहीं होगी, तो उस पर किसी भी प्रकार का लगान अब आगे नहीं जमा होगा। तो सरकार जो है उस पर 1% का शुल्क चालान के माध्यम या डीडी के माध्यम से जमा करवा लेती है। और क्योंकि उसको भी ये पता होता है कि अब इस पे कोई लगान हमें मिलना नहीं है, इसका भूमि प्रकार अब चेंज हो गया है, अब इस पे अन्य प्रकार के जो भी कार्य होने हैं वो होने हैं, तो उस पे 1% का स्टाम्प जो आपको भूमि के अधिकार बदलने के लिए देना होता है, और 1% का आपका जो है उसमें शुल्क लगता है। इसके अतिरिक्त आपका जो खर्च आता है वो आपका वकील का पैसा होता है, जो आप वकील को देते हैं इस कार्य को करने के लिए, वो आपका खर्च इसमें जुड़ा होता है। कुछ अधिकारी जो आपकी भूमि की जांच करते हैं, भूमि जांच अधिकारी जो मौके पे जा करके आपकी भूमि देखते हैं, उनके कुछ खर्च होते हैं वो आप देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आपको सुविधा शुल्क भी देना होता है। सुविधा शुल्क आमतौर पर आपको हर जगह पे कोई भी कार्य करवाने के लिए देना होता है, नॉर्मली आदमी ये बताता नहीं, कहता नहीं है, लेकिन आपको ये अपने मन में ये बना के चलना है कि कोई भी कार्य अगर आपको कराना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ मौके के हिसाब से आपको सुविधा शुल्क देना पड़ता है। तो ये खर्च आपका धारा 80 करवाने के लिए, यानी भूमि का प्रकार चेंज कराने के लिए, इतना खर्च आपको अपने ऊपर वहन करना होता है। इसके बाद आपका जो है एक समय के अंदर में धारा 80 हो जाएगा, यानी आपकी भूमि का प्रकार चेंज हो जाएगा। और अब आता है आज की इस वीडियो का सबसे प्रमुख सवाल, जो आमतौर पे प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा लोगों के अंदर वहम का एक कारण होता है, या जानने की एक इच्छा होती है, बहुत डाउटफुल रहता है कि
धारा 80 या धारा 143 की जमीनों की दाखिल खारिज होती है या नहीं होती है, और अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि धारा 80 की जो भी जमीनें होती हैं, धारा 143 की जो भी जमीनें होती हैं, उन पर दाखिल खारिज नहीं होती है। उन जमीनों पर कभी भी किसी भी प्रकार की दाखिल खारिज की व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह यह है कि जब भी आप किसी जमीन का धारा 80 या 143 करवाते हैं, वह जमीन राजस्व से मुक्त हो जाती है। यानी आप भूलेख पे जो खतौनी के माध्यम से जमीन देखते हैं, वो सारे रिकॉर्ड राजस्व की जमीनों के होते हैं, वो सारे कृषि योग्य भूमि की जमीनों के होते हैं। तो जब भी आप इस तरह से किसी जमीन का धारा 80 या 143 करवाते हैं, उन सभी जमीनों के रिकॉर्ड भूलेख से हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से राजस्व से हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे भूलेख पे एक आदेश दिखाई पड़ता है कि वार्ड संख्या इस तरीके से इस प्रकार के व्यक्तियों ने इतने रकबे का अपने भूमि अधिकारों को बदलवा लिया है, यानी उसका धारा 80 करवा लिया है। और अब भूलेख पर इस प्रकार की किसी भी जमीन का कोई भी ब्यौरा नहीं दिखाया जाता है, यानी उनकी दाखिल खारिज अब नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि अगर जमीन की दाखिल खारिज नहीं होगी तो आप उस पर सही गलत की जांच कैसे करेंगे, आप उस पर मालिकाना हक कैसे जताएंगे, आप उसकी खरीदी करेंगे, आगे अगर आपको उसको बेचना है तो आप उसे कैसे बेचेंगे, या आपको अगर अपनी जमीन पे कभी अधिग्रहण हुआ, मुआवजे का आप अगर नाम आपका आए तो कैसे आएगा। बहुत सारे उसमें सवाल हैं, बहुत सारे आपके संदेह हैं। तो उसका जवाब यह है कि जब आप किसी धारा 80 या धारा 143 जमीन खरीदते हैं तो उसका ब्यौरा आपको गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है IGRS यूपी, उस पर आपको आपकी जमीन ऑनलाइन चढ़ी हुई आपके नाम से दिखाई देती है। आपका पूरा मालिकाना हक आपको उस पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप कभी धारा 80 या धारा 143 जमीन खरीदते हैं तो केवल रजिस्ट्री करा लेने के माध्यम से ही स्वामित्व का हस्तांतरण स्वतः तुरंत हो जाता है और 24 से 48 घंटे के अंदर आपका नाम आपकी वेबसाइट पर IGRS यूपी पे दिखाई भी देने लगता है। तो सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि धारा 80 और धारा 143 जमीन खरीदने पे आपको खतौनी का इंतजार नहीं करना है, आपको 35 दिन का इंतजार नहीं करना है कि 35 दिन के बाद हमारी नाम दाखिल खारिज में होगा। आपका नाम 24 से 48 घंटे के अंदर या जो भी उसमें वक्त लगता है उसके अंदर आपका नाम IGRS यूपी पे स्वतः चढ़ जाता है और आपकी रजिस्ट्री वहां पे दिखने लगती है। यानी धारा 80 की जमीनों को रजिस्ट्री से रजिस्ट्री आप आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, आपका संपूर्ण मालिकाना हक वहां पे दिखाई देने लगता है। तो यही वजह है कि धारा 80 की जमीनों का दाखिल खारिज नहीं होता। उसके लिए आपको IGRS यूपी की वेबसाइट पे जाके अपनी भूमि की स्वामित्व को चेक कराना है। IGRS यूपी आपकी ऐसी वेबसाइट है जिसपे आप किसी भी प्रकार की संपत्ति का पूरा ब्यौरा देख सकते हैं, चाहे वो जमीन कैसी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की हो, उस पे आपको सब कुछ एक साथ एक पैनल पे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिखाई देता है। अब आज की इस वीडियो में आज का आखिरी सवाल कि धारा 80 या धारा 143 कराने के फायदे क्या। तो देखिए, धारा 80 या धारा 143 कराने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप किसी भी जमीन का धारा 80 करवाते हैं तो सबसे पहले तो वो राजस्व से मुक्त हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि उस जमीन की मालियत बढ़ जाती है, वो जमीन की कीमत बढ़ जाती है, सरकारी कीमत भी बढ़ जाती है और मार्केट वैल्यू भी उस जमीन की काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा वो जमीन आपकी चकबंदी से मुक्त हो जाती है, यानी वो कभी भी कहीं पे भी चकबंदी होगी तो वो जमीन छोड़ करके आपकी बाकी सारी जमीनों की चकबंदी होगी, यानी आपकी जमीन हमेशा आपकी ही रहेगी, आपको कभी उसकी जगह पे दूसरी जमीन पे नहीं जाना होगा। ठीक है, तो आपकी मौके की जमीन आपके पास रहेगी। इसके अलावा आपकी जमीन का फायदा यह है कि जब भी आपकी धारा 80 या धारा 143 जमीन की रजिस्ट्री होती है तो वो स्क्वायर मीटर में ही होती है। इसके अलावा किसी और तरीके से उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है। धारा 80 और धारा 143 की जमीन की रजिस्ट्री हमेशा स्क्वायर मीटर में ही होती है। और धारा 80 की जमीनें लोग जब आप करवाते हैं, किसी भी जमीन का धारा 80 करवाते हैं तो मौके पे रोड है या किसी इस प्रकार की चीज है तो आपको उसका फायदा मिल जाता है। ये भी एक तरह का आपको धारा 80 कराने का फायदा मिलता है। और इसके अलावा धारा 80 करवाने से आपको ये भी एक फायदा मिलता है कि उस पर बैंक लोन बहुत आसानी से हो जाता है और अच्छी रकम आपको उस पर मिल जाती है, क्योंकि धारा 80 में सारे पेपर आपके जो है आवासीय या अन्य प्रकार के होते हैं तो उसमें बैंक इजिली
लोन कर देता है वो इजीली वेरीफाई होती है और उसकी वैल्यू भी अधिक मानी जाती है। उस पर उन पेपर्स को बैंक इजीली अडॉप्ट करता है और उस पर आसानी से आपको लोन भी दे देता है। तो इस प्रकार की कुछ आपके फायदे हैं जो आपको धारा 80 कराने से मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने धारा 80 और धारा 143 से जुड़ी सारी बातों पे बहुत ही गहन डिस्कशन किया और मुझे लगता है कि मैंने आज आपको धारा 80 और धारा 143 से जुड़ी सभी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर पाया हूं। फिर भी यदि कोई बात मेरे माध्यम से रह जाती है, कोई ऐसी चीज जो आपके मन में सवाल उत्पन्न करती है, तो आपको मेरे इस वीडियो में हमेशा मेरा नंबर मिल जाता है। आप मुझे व्हाट्सएप करके या मुझे डीएम करके आप अपने सवाल को मुझसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके हर एक सवाल का मैं जवाब आपको दे दूं। धारा 80 और धारा 143 से जुड़े लगभग लगभग सारे प्रश्न मैंने अपनी वीडियो में रखे हैं और आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप इस प्रकार से जुड़ी या संपत्ति से जुड़ी या किसी भी रियल एस्टेट से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान या उस पर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे जुड़िए। आप अपने सवाल मुझसे करिए, मैं आपको जितना संभव हो सकेगा उतना आपको मैं जागरूक कर पाऊंगा, उतना आपको मैं सही जवाब दे पाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।